आज हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे और ऐसा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे जैसा आज तक किसी ने आपको बताया और समझाया नहीं है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के सिर्फ 4 रूल आपको बताएंगे या अधिकतम 5 रूल बताएंगे और उसमें लगभग 90% से ऊपर के एक्टिव पैसिव कवर हो जाएंगे और ये सभी के लिए लाभप्रद होगा। 9, 10, 11, 12 और यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले जानकारी ले लेते हैं होता क्या है एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक होता है एक्टिव, इसको बोला जाता है कर्तृवाच्य। बात नहीं करोगे, एक्टिव वॉइस को क्या बोला जाता है? कर्तृवाच्य। तो जिसका मतलब क्या होता है कि वह वाक्य न वह वाक्य जिसमें क्या प्रधान हो? सब्जेक्ट प्रधान। हर वह वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। ठीक, दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। ठीक, पैसिव वॉइस इसका मतलब क्या होता है? कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? कर्मवाच्य। अर्थात इसमें क्या सब्जेक्ट नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। यद्यपि दोनों का अर्थ बिल्कुल क्या होता है? सेम होता है। अगर कोई एक वाक्य एक्टिव वॉइस का दे दिया जाए और उसका ट्रांसलेशन आप एक्टिव वॉइस में कर देते हो या उसका ट्रांसलेशन आप पैसिव वॉइस में कर देते हो तो दोनों क्या है? करेक्ट। क्यों? क्योंकि अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ प्रधानता में परिवर्तन आता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। ठीक, कुछ बातें ध्यान देने योग्य है। वह यह कि प्रायः 100% नहीं, फिर भी प्रायः पैसिव वॉइस उन्हीं वाक्यों का बनता है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? उनमें ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस बनने की संभावना खत्म नहीं हो जाती, नहीं के बराबर हो जाती। क्या करें? ध्यान दीजिएगा, खत्म नहीं हो जाता, नहीं के बराबर हो जाता है। अब जैसे कहा जाए कि he goes to school और अगर इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा जाए तो इसका पैसिव वॉइस बनाना उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। प्रॉब्लम यह है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट पता करने का तरीका आपको बताया गया था, क्या? किसको और क्या। क्या बताया गया था? किसको और क्या से ऑब्जेक्ट पता करते हैं। कहाँ? मुख्य क्रिया के पहले जब लगाएंगे। वह विद्यालय जाता है, किसको जाता है? कोई जवाब नहीं। कहाँ जाता है? कब? उत्तर दे सकते हो विद्यालय। किसको जाता है? कोई जवाब नहीं। क्या जाता है? कोई जवाब नहीं। दिए हुए वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने के बावजूद भी इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर पैसिव वॉइस बनाने जाए तो सबसे पहले आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट आप ढूंढ लें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम समझने में? दूसरी बात, पैसिव वॉइस जो टेंस होता है, टेंस जो होते हैं उसमें से 4 टेंस ऐसे होते हैं जिसके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। और वह कौन सा टेंस होता है? सभी का अंतिम, यानी प्रेजेंट का अंतिम वाला, यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट का भी अंतिम, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और फ्यूचर का भी अंतिम, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक और है, और वह कौन सा है? फ्यूचर कंटीन्यूअस। इन 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, बाकी जो 8 टेंस बचते हैं उन्हीं का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। ठीक, और जब पैसिव वॉइस बनाने जाए तो कोशिश ये करें कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढ लें। हम आपको कितना, ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 4 रूल समझाएंगे। ठीक है, अगर आपको टेंस का ज्ञान नहीं है, सिर्फ मुख्य क्रिया का ज्ञान है, तब भी आप पैसिव वॉइस अच्छी तरीके से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम समझने में आ जाएगा? टेंस का ज्ञान न होते हुए भी आप पैसिव वॉइस बनाना सीख जाएंगे। और टेंस का ही नहीं, जो विशिष्ट टाइप के होते हैं, मॉडल एक्सिलरी के होते हैं, या जो अतिरिक्त भी होते हैं, हमने कहा ना लगभग 90% वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाना आपको आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 रूल। आप देखिए, कुछ लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, सोचते हैं 4 रूल में कैसे हो जाए, संभव है। मैं आपको करके संबोधित करता हूँ। ठीक है, नंबर 1 पे आपको क्या करना है?
नंबर 1 पे आपको सबसे पहले याद काम ये करना है कि जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को आप क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको आप क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो सभी को ध्यान में रखते हुए हम प्रोनाउन का भी जिक्र करते हुए चल रहे हैं, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या दिया हुआ है, मी दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या कर देंगे, आई। यदि वी दिया हुआ है तो अस दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या कर देंगे, वी। अगर यू दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या कर देंगे, यू। यदि हिम दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के स्थान पर कर देंगे ही। यदि हर दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के स्थान पर कर देंगे सी। अगर इट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के स्थान पर कर देंगे इट। यदि देम दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के स्थान पर कर देंगे दे। इसके अतिरिक्त यदि कोई नाउन दिया हुआ है सब्जेक्ट के स्थान पर है तो सब्जेक्ट के स्थान पर उस नाउन को लिख देते हैं। इस बात को समझने में कोई परेशानी सभी को आ जाएगा। दूसरा रूल ये है, अब ये जो दूसरा है वही इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रियाओं के कितने फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, या ईएस या ईएस फॉर्म होता है, ठीक है। क्रिया का सेकंड फॉर्म होता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है। अगर इससे कोई ज्यादा अगर फॉर्म होते हो तो हमें बताइएगा। इससे ज्यादा फॉर्म होता है, नहीं होता है, ठीक है। अब इसको ध्यान में रख के आपको चलना है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म बात नहीं करेंगे ना। अब फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस फॉर्म के नीचे देखो क्या लिख रहे हैं, इज एम आर, ठीक है। अब इसको बटा करके देखो हमने क्या लिखा, प्लस बी। अब इसी को केवल समझना है आपको, ठीक है। अभी समझा रहे हैं, वाज या वेयर, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म में देखो क्या लिख रहे हैं, प्लस बी। बात नहीं करोगे तुम। और आईएनजी फॉर्म में क्या लिखोगे, प्लस बी, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इतना ये चार्ट आपको अपने माइंड में रखना है। और ये कहीं से सूत्र निकाला हुआ नहीं है, ये वास्तव में सोच सकते हो कि ये अपनी दिमाग की उपज है, ठीक है। जैसे गो का फॉर्म होता है, गो होता है, गोज होता है, वेंट होता है, गान होता है, गोइंग होता है, वैसे ही वास्तव में इज एम आर का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वाज। थर्ड फॉर्म क्या होता है, बी। और आईएनजी फॉर्म बी। ये वास्तव में होता है बिल्कुल वैसे जैसे गो का होता है। बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वाज या वर। थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। और आईएनजी फॉर्म क्या होता है, बी। तो ये वास्तव में उसके फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, देखो एक पॉइंट देखो। अगर वाक्य में जो एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया हुआ है उसमें सहायक क्रिया के रूप में डू डज आपको मिल गया, क्या मिल गया, पहले पॉइंट पे आपको यही देखना है इसमें चार्ट वाले में। अगर सहायक क्रिया के रूप में आपको क्या मिल गया, डू डज मिल गया, या आपको सहायक क्रिया के रूप में क्या मिल गया, डिड, ठीक है। इसमें से कोई अगर एक मिल गया तब तो चार्ट की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, आप बिना चार्ट के भी काम कर सकते हैं। अगर डू डज मिला हुआ है तो आप क्या प्रयोग कर लेना, सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर प्रयोग कर लेना, ठीक है। अगर डिड सहायक क्रिया के रूप में मिला हुआ है तो आप सहायक क्रिया क्या यूज कर लेना, वाज वेयर यूज कर लेना। अब चार्ट का काम नहीं, ठीक। दूसरी स्थिति अब क्या बन सकती है कि जो एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया गया है उसमें डू डज डिड सहायक क्रिया के रूप में मौजूद नहीं है, तब आपको क्या करना है, तब दूसरे नंबर पर मुख्य क्रिया किसको देखना है, दूसरे नंबर पर आपको मुख्य क्रिया को देखना है। और मुख्य क्रिया का जो एक्टिव वॉइस होगा, मुख्य क्रिया का इसमें से कोई एक फॉर्म जरूर मिलेगा, है ना। और बार बार आपको समझाया गया, फिर एक बार बता रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट लगा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद क्या आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, तो इसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज हो सकता है, थर्ड फॉर्म यूज हो सकता है, आईएनजी फॉर्म यूज हो सकता है, और कोई दूसरा फॉर्म नहीं यूज होता है। यदि सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया नहीं आया हुआ है, डायरेक्ट मुख्य क्रिया आ रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो सकता है, यस या यस फॉर्म यूज हो सकता है, और सेकेंड फॉर्म यूज हो सकता है, और कोई दूसरा फॉर्म यूज नहीं होता है।
प्रॉब्लम आपको तभी हो जाएगी या तभी होगी पैसिव वॉइस बनाने में हमारे रूल के माध्यम से, अगर आपको क्रियाओं का ज्ञान नहीं है, क्रियाओं के फॉर्म का अगर आपको ज्ञान नहीं है तब प्रॉब्लम होगी। अगर आपको टेंस का ज्ञान नहीं है तो मेरे नियम से जान जाओगे, किसी अगर स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी नहीं तो आप जान जाएंगे, पैसिव वॉइस बना पाएंगे। लेकिन आपको एक शर्त है, क्या है? आपके क्रियाओं के फॉर्म का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, दूसरे नंबर पर आपको मुख्य क्रिया को देखना है। मुख्य क्रिया का इसमें से कोई एक फॉर्म निश्चित रूप से लगा हुआ है, हम उदाहरण देखिए अभी समझाएंगे, ठीक है, जैसे ही मौका मिलता है, ठीक है। तो अब अगर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है तो सहायक क्रिया के रूप में क्या यूज कर लेना है? इज एम आर यूज कर लेना है। अगर मुख्य क्रिया में यस या यस आया है तो नीचे देखो क्या लगा है उसके, इज एम आर, तो सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर यूज कर लेना है। अगर मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म आया है तो उसके नीचे क्या है, वाज वेयर, सहायक क्रिया के रूप में पैसिव वॉइस में वाज वेयर यूज कर लेना, ठीक। और यदि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो आप क्या यूज कर लेना, बीन यूज कर लेना। और यदि मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म आया है तो सहायक क्रिया के रूप में क्या यूज कर लेना है, बीइंग यूज कर लेना है। एक बात और याद रखेंगे, देखो 3 शब्द है ना, प्लस बी, प्लस बीन और प्लस बीइंग। जानबूझकर के प्लस वहां जोड़ा गया है और बाकी के साथ, दोनों के साथ नहीं जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया है? इसलिए जोड़ा गया है ना कि जैसे बीन आएगा, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, देखो मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा तो निश्चित उसके पहले क्या आएगा, सहायक क्रिया आएगा। तो प्लस करने का मतलब क्या है कि जो सहायक क्रिया पहले से उसमें आई हुई है, बिन उसके साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे हैज आया है तो हैज के बाद बिन जुड़ जाएगा, बात समझ रहे? विल हैव आया हुआ है, शैल हैव आया हुआ है तो बिन उसके साथ जुड़ जाएगा, बात समझ रहे? इज एम आर आया हुआ है तो बीइंग उसके साथ जुड़ जाएगा। वाज वर आया हुआ है तो उसके साथ भी जुड़ जाएगा, बात समझ गए? कोई प्रॉब्लम समझने में? तो प्लस क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। यानी जो सहायक क्रियाओं का प्रयोग एक्टिव वॉइस में किया गया होता है उन्हीं समूहों में से आपको कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का यूज कर लेना है और इनको साथ में जोड़ देना है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्लस वाली चीजों को देखो ना, ये जो प्लस वाली चीजें हैं, चाहे प्लस बी हुआ या प्लस बीन हुआ या प्लस बीइंग हुआ, इनका प्रयोग सदैव जो करे उसको याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। इसका प्रयोग सदैव 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 मुख्य क्रिया के पहले करेंगे। कहाँ करेंगे? ठीक, मुख्य क्रिया के पहले। सहायक क्रिया के बाद मत याद रखिए कि हम सहायक क्रिया के साथ उसको जोड़ देंगे, बल्कि ये याद रखिए कि इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, मुख्य क्रिया के पहले करेंगे। और प्लस इस बात की आपको जानकारी दे देता है कि जो एक्टिव वॉइस में सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है उन्हीं में से आपको यूज कर लेना है। समूह में से इज दिया तो इज एम आर में से, वाज दिया तो वाज वर में से यूज कर लेना है, हैज दिया तो हैज हैव में से यूज कर देना है, विल दिया तो विल शैल में से यूज कर देना है। ऐसा में एक समस्या और आपको दिख सकती है कि यहाँ 2 दिया है, इज एम आर और बी, है ना। तो अगर डू सहायक क्रिया के रूप में दिया गया है तो इज एम आर यूज कर लेना है। अगर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है तब इज एम आर यूज कर लेना है। अगर मुख्य क्रिया का यस फॉर्म आया हुआ है तब आपको इज एम आर यूज कर लेना है। लेकिन आप जानते हो बहुत से ऐसे वर्ब्स होती है या ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिनके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे कैन है, कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। तो कैन समाप्त नहीं हो सकता, समझ गए? तो कह सकते हो कि प्लस बी इन दोनों स्थितियों को छोड़ करके ना, फर्स्ट फॉर्म यस या यस फॉर्म या डू डज, ठीक है, इनको छोड़ करके अगर मॉडल ऑक्सिलरी आया हुआ है या कोई ऐसी सहायक क्रिया पहले से प्रयोग कर दी गई है, ठीक है, जैसे डू डज है तो वहां पर आपको क्या यूज कर लेना है, इज एम आर यूज कर लेना है। फर्स्ट फॉर्म या यस फॉर्म डायरेक्ट आ गया तो क्या यूज कर लेना है, इज एम आर यूज कर लेना है। अब बाई चांस ऐसा हुआ कि कोई सहायक क्रिया लगी हुई है, पहले से कोई सहायक क्रिया लगी हुई है और उसके बाद वो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना है किसमें, इज एम आर में चेंज करना है। लेकिन ऑलरेडी पहले से उसमें डू डज को छोड़ करके कोई दूसरी सहायक क्रिया आई हुई है तो वह बी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी जो सहायक क्रिया प्रयोग की गई है उसी सहायक क्रिया को आपको यूज करना है और बी उसके साथ बढ़ा देना है, ठीक है। उदाहरण देंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम समझने में? क्या फिर से एक बार देखो,
इस वाले चार्ट वाले नियम में आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर कोई एक्टिव वॉइस में वाक्य दिया गया उसको पैसिव वॉइस बनाने में कहा जा रहा है तो सबसे पहले आप क्या ढूंढिए, डू डज और डिड सहायक क्रिया के रूप में। ठीक, अगर डू डज है सहायक क्रिया के रूप में तो इज एम आर सहायक क्रिया यूज कर लेना है पैसिव वॉइस बनाने में। डिड है तो वाज वेयर यूज कर लेना है। चार्ट का कोई मतलब नहीं है, कोई अब जरूरत नहीं है। अगर डू डज सहायक क्रिया के रूप में मौजूद नहीं है, ठीक है, तब आप मुख्य क्रिया के फॉर्म को देखिएगा। मुख्य क्रिया का कोई सा फॉर्म उसमें प्रयोग किया गया होगा, जितना इससे ज्यादा होता नहीं। ठीक है, तो चार्ट में उसके नीचे जो सहायक क्रिया लगी हुई है उसी को आपको यूज कर लेना है। अब उस कब यूज करना है आपको समझा रहे थे वही कि अगर फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया के सब्जेक्ट के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है या एल्स फॉर्म लगा हुआ है तो आपको क्या यूज करना है, इज एम आर। अगर सेकंड फॉर्म आया तो वाज वेयर यूज करना है। यदि थर्ड फॉर्म आया है तो प्लस बीन यूज करना है और आईएनजी फॉर्म आया तो प्लस बीन यूज करना है ना। तो प्लस की भी जानकारी आपको हमने दे दिया कि प्लस क्यों लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है कि जो एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया लगी हुई है उसी को आपको यूज कर लेना है और प्लस वाली चीजों को मुख्य क्रिया के पहले बढ़ा देना है या मुख्य क्रिया के पहले लिख देना है। अब एक और जानकारी दे दिया कि यहाँ पर डबल लिखा हुआ है इज एम आर बटा प्लस बी लिखा हुआ है, तो इज एम आर आपको कब यूज करना है, जब डू डज लगा रहेगा तब यूज करना है। ठीक है, और अगर कर्ता के बाद फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है या यस या यस फॉर्म आया हुआ है तो अब आपको क्या यूज कर लेना है, इज एम आर यूज कर लेना है। यदि कोई ऐसा वाक्य है इसमें सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लगी है और सहायक क्रिया के बाद क्या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना है, बी लगाना है। जैसे कैन के बाद आ गया गो, कैन के बाद आ गया प्ले, समझ रहे, तो उसमें इज एम आर का डबल तो यूज हो नहीं सकता। जैसे कैन के साथ इज का प्रयोग आप नहीं कर सकते, शुड के साथ आप इज एम आर का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको वहां पर क्या लगाना है, बी लगाना है। शुड बी, कैन बी, कुड बी, वुड बी, शैल बी, विल बी, इस तरीके से यूज करना है क्योंकि इज एम आर वहां पर यूज नहीं हो सकता है। अब समझ में आया, बी कहां लगाना होगा, प्लस बी कहां लगाना होगा, जब सब्जेक्ट के बाद, जब सब्जेक्ट के बाद डू डज नहीं आया हो, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या यस यस फॉर्म नहीं आया हो, बल्कि क्या आया हो, कोई दूसरी सहायक क्रिया आई हो और उसके बाद मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, तो आपको क्या यूज करना है, प्लस बी। क्या यूज करना है, प्लस बी, यानी जो सहायक क्रिया लगी है उन्हीं को आप यूज कर लोगे और बी को मुख्य क्रिया से पहले हटा दोगे। हमको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा जब हम आपको उदाहरण देंगे। दो नियम हो गया। तीसरा नियम हमारा है पैसिव वॉइस, चाहे जिस टेंस का हो चाहे जैसा हो, पैसिव वॉइस चाहे जैसा हो, ठीक है, उसमें मुख्य क्रिया हमेशा किस फॉर्म में रहता है, थर्ड, हमेशा किस फॉर्म में रहता है, थर्ड, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कुछ भी हो। ठीक है, चाहे टेंस की अतिरिक्त की अगर भी बात की जाए तो पैसिव वॉइस में जो मुख्य क्रिया होता है हमेशा किस फॉर्म में रहता है, थर्ड। आ जाएगा। नंबर 4 पॉइंट पर है ना, जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है उसको आपको क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है और उससे पहले क्या लगाना है, बाय। ये 100% नहीं होता, कुछ स्थान ऐसे होते हैं या कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जहां पर बाय का प्रयोग नहीं होता, तो धीरे धीरे सीखेंगे उसको ना। मूल रूप से आप ये जानते रहेंगे या सामान्य रूप से आप ये जानते रहेंगे ना कि सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले आप क्या यूज कर लेंगे, बाय यूज कर लेंगे। उदाहरण के लिए देखो बताते चले, अगर आई है तो क्या यूज कर लेंगे, बाय मी। अगर वी है तो क्या यूज कर लेंगे, बाय अस। अगर यू है तो क्या यूज कर लेंगे, बाय यू। अगर वी है, सॉरी, अगर ही है तो क्या यूज कर लेंगे, बाय हिम। अगर सी है तो क्या यूज कर लेंगे, बाय हर। अगर इट है तो बाय इट। अगर दे है तो बाय देम। अगर कोई नाउन है सब्जेक्ट के स्थान तो क्या कर देंगे, बाय नाउन। और इन 4 नियमों, गारंटी है, इन 4 नियमों की सहायता से आप 90% जो पैसिव वॉइस होते हैं, जो विशिष्ट होते हैं, उनको छोड़ करके ना 90% प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस आप बना सकते। कोई प्रॉब्लम? अभी उदाहरण देते हैं ना, जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो फट से। आओ एक दो उदाहरण देख ले क्योंकि आगे और क्लास पढ़ाना है, लेट हो रहा है, तो एक आध उदाहरण आप देख लीजिए ना। जैसे देखिए आई, नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो, जैसे आई
टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई, अब वर्ब कौन है? टीच, और ऑब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश। 4 रूल आपको अप्लाई करना है। पहला रूल, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाइए? सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट। हम सभी का एक एक करके आपको भी दिखाएंगे, सबका उदाहरण देंगे एक एक पर्टिकुलर, ठीक है। इंग्लिश हो गया। अब देखो, डू डज डिड सहायक क्रिया के रूप में दिए हुए वाक्य में मौजूद है? नहीं है। डू डज है? नहीं है। डिड है? नहीं है। फिर क्या है? तब क्या करेंगे? मुख्य क्रिया को देखेंगे। मुख्य क्रिया क्या लगा हुआ है? टीच, और टीच कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट, और फर्स्ट के नीचे क्या लिखा है? इज एम। बी का प्रयोग नहीं करेंगे। बी का प्रयोग कब करेंगे? जब सहायक क्रिया कोई दूसरी लगी रहेगी तब। यानी क्या यूज करना है? इज एम आर। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन? ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग। इंग्लिश एक बचे पे, इसलिए किसका यूज करेंगे? इज। अगर यहाँ अस होता तो यहाँ वी आता, तब यूज क्या करते? आर। तो जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है वह उसी के अनुसार लगता है, तो इंग्लिश इज। 2 रूल हो गया। तीसरा रूल क्या है? मुख्य क्रिया में हमेशा क्या होता है? थर्ड फॉर्म में। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कार। और चौथा नियम, आई को हम क्या कर देंगे लास्ट में? बाई। कुछ करना ही नहीं है, बस हमारे रूल को आपको अप्लाई करना है, बस 4 रूल। कोई भी वाक्य आप सोचो, मतलब हम तो इतना तक कहते हैं कि कठिन से कठिन वाक्य भी आप बना सकते हो ना, ऐसा जो टेंस का नहीं भी हो। देखो एक उदाहरण और देख लो, जैसे आई एम टू हेल्प हर। अब ये वाक्य देखो, ये टेंस का वाक्य नहीं है, फिर भी आप इसका पैसिव वॉइस बिल्कुल हमारे नियम के आधार पर बना सकते हो। पहला नियम क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है, तो हर क्या हो गया? सी हो गया। हो गया। अब दूसरा रूल देखो, अब दूसरे में क्या है? डू डज डिड खोजना है। दिए हुए वाक्य में डू डज डिड दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। फिर क्या करोगे? मुख्य क्रिया का रूप देखोगे। मुख्य क्रिया क्या है? हेल्प है ना। हेल्प का मतलब क्या? फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के नीचे क्या है? इज एम आर है। तो आप देख रहे हो यहाँ जो हेल्प लगा है उसमें पहले से ही क्या है? इज एम आर आया हुआ है। तो इसका मतलब 2 बार तो इज एम आर तो प्रयोग नहीं होगा, है ना। और पहले भी बताया कि सब्जेक्ट के तत्काल बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आता है या से यस फॉर्म आता है तब आपको इज एम आर यूज करना है। अगर सहायक क्रिया पहले से लगी हुई मिल रही है डू डज को छोड़ करके, तब आपको क्या यूज करना है? प्लस बी। और बी आपको लिखना का है, प्लस वाली चीजें हमेशा आपको लिखना का है ठीक मुख्य क्रिया के पहले। ठीक मुख्य क्रिया के पहले, कभी गलती नहीं होगी। अब देखो, अब प्लस आपको ये जानकारी दे देता है कि जो सहायक क्रिया उसमें यूज की गई है उसी समूह को यूज कर लेना है, और बी को मुख्य क्रिया के पहले या बी को मुख्य क्रिया के पहले या बी को मुख्य क्रिया के पहले बढ़ा देना। तो सहायक क्रिया इसमें क्या यूज है? एम। एम का मतलब इज है, आर। तो सी के अनुसार यहाँ पर क्या यूज कर दिया? इज। फिर आगे बढ़े तो क्या था? टू। अब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म करने वाले थे। हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्प्ड, लेकिन उससे पहले क्या लिख दोगे? बी। टू बी हेल्प्ड। और चौथा नियम अप्लाई कर दोगे ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दोगे बाय। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, और उदाहरण कल आपको समझा देंगे। वैसे चार्ट को भली बात अपने दिमाग में सेट करके आइएगा। ठीक है, चार्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा अच्छे से तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, और उदाहरण हम आपको कल देंगे।